नंबर ऑफ व्यूज़ मुझे कई बार ऐसा मैं नहीं सोचता कि मुझे व्यूज़ बहुत ज़्यादा चाहिए। खुशी मुझे तब होती है जब बच्चे कहते हैं कि हाँ जी, हमारा स्कोर आया है। व्यूज़ तो ना किसी भी चीज़ पे आ जाते हैं, है ना? तो जब एक्चुअल में रिज़ल्ट निकलता है ना, उस चीज़ को हम सक्सेस कहते हैं। व्यूज़ तो आप कैसे भी ले सकते हो, कुछ भी बताकर। हेलो गाइज़, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो मैं सभी स्टूडेंट्स को आज रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज़ आज मैं आपके सामने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। हो सकता है कि इस चीज़ को फॉलो करने के बाद आपको अपने रिजल्ट में इंप्रूवमेंट दिखेगी एंड जितनी भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो सभी का आपको सोल्यूशन भी मिल सकता है। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, एक तो आइल्स के बारे में एंड जो कोचिंग सेंटर्स वाले आपके साथ करते हैं, कौन सी मिस्टेक्स स्टूडेंट्स कर रहे हैं जिनकी वजह से उनका स्कोर नहीं आता। अगर स्कोर कम आता है, अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो उनकी रिफ्यूज़ल आ जाती है। तो आइल्स का एंड इमिग्रेशन का बिजनेस अभी पंजाब में या फिर हम कह सकते हैं इंडिया में बहुत पॉपुलर है। बहुत सारे सेंटर्स आपको मिल जाएंगे, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे इतने कोचिंग सेंटर्स बन चुके हैं। आपस में ये कंपटीशन है। रियलिटी कुछ को तो पता है स्टूडेंट्स को, कुछ को नहीं। सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि अगर आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर रहे हो कोई भी, तो आपको बड़ा केयरफुल रहना चाहिए। आजकल बच्चे कैसे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर किसी बड़े कोचिंग सेंटर में जाते हो ना, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे नेम तो नहीं ले सकता, तो वहाँ पे इतने बच्चे होते हैं कि किसी भी स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस नहीं होता टीचर से क्वेश्चन पूछने का। वो सिर्फ उन बच्चों के लिए सही रहता है जिनका इंग्लिश में लेवल अच्छा होता है, जो सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए ज्वाइन करते हैं। बट जो स्टूडेंट बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना चाहता है ग्रामर से, उनके लिए तो वो चीज़ ही नहीं बनी। सेकंड, कोचिंग सेंटर्स वाले क्या करते हैं, अपने पैकेज बना देते हैं कि भाई 2 महीने ज्वाइन करोगे इतनी फीस है, 3 महीने ज्वाइन करोगे इतना डिस्काउंट है। चलो भाई, 3 महीने हमारे वेस्ट हो गए, फिर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, स्कोर नहीं आया। एक और आपके साथ क्या करते हैं, जब आप उनको ज्वाइन करते हो ना, वो क्लासेस डिवाइड कर लेते हैं कि ये भाई उन बच्चों के लिए क्लास है जिनका थोड़ा सा लेवल लो है, जो उनके लिए है, जिनको ग्रामर अच्छी आती है। ये क्लास उनके लिए है जिनको सभी चीज़ें आती हैं। तो जब तक आप उस क्लास में पहुंचते हो जो फाइनल होती है, तब तक आपके 2-3 महीने ऐसे निकल जाते हैं एंड स्टिल आप में इम्प्रूवमेंट नहीं आती। तो कोचिंग सेंटर, अभी हम क्वेश्चन आता है कि हमें ज्वाइन नहीं करना चाहिए क्या? अगर आपका कोई सीनियर, आपका कोई फ्रेंड या फिर आप किसी पर्सन को जानते हो, वो भी आपकी हेल्प कर सकता है। मैटर नहीं करता कोचिंग सेंटर कितना बड़ा है कितना छोटा है, मैटर ये करता है कि पर्सन कौन आपको गाइड कर रहा है। मैंने भी कोचिंग सेंटर ज्वाइन करा है इंडिया में। तो उस टाइम पे राइटिंग पता क्या होती थी, टास्क 1 हमें प्रोवाइड किया जाता था, घर से लिख कर आओ। 90% स्टूडेंट्स गूगल की हेल्प लेते थे। टास्क 2, मतलब मैं हैरान हूँ कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। टास्क 2 की स्टेटमेंट दी, चलो उसके आइडियाज़ डिस्कस कर रहे हैं बोर्ड पे, एंड उस मोमेंट पे कोई एक बच्चा होता है इंटेलिजेंट, वो रेज करता है हैंड एंड कहता है कि इसके ये आइडियाज़ हो सकते हैं सर। तो उसकी अच्छे से तारीफ होती है, देखो भाई इसके पास कितने अच्छे आइडियाज़ हैं। But no one talks about variety of sentences, grammatical errors, thesis lines, conclusion, relevant ideas, explanation, and how to avoid repetition. They don't do anything. एंड वो आपसे ही एक्सपेक्ट करते हैं आप इसकी प्रेपरेशन करो। रीडिंग में मुझे पता है भाई, उस टाइम जब हमारा मॉक टेस्ट होता था, स्टूडेंट्स कहते थे सर मैं पानी पीने जा रहा हूँ, उस टाइम गूगल पे आंसर देकर हम टेस्ट दे रहे हैं। वो आपके लिए भी गलत है। अगर कोचिंग सेंटर कोई थोड़ा छोटा है ना, उसका मतलब ये नहीं है वहाँ पे टीचर अच्छे नहीं है। मैंने बहुत ऐसे कोचिंग सेंटर देखे हैं, छोटा सा उनका बिजनेस होता है, बट बहुत बच्चों की वो हेल्प करते हैं, उनकी फीस भी कम होती है, बच्चे भी वहाँ पे अच्छा स्कोर करते हैं 7-7.5, एंड फिर वो सभी की हेल्प ऐसे करते हैं। बट बहुत कम लोगों को लगता है कि वो उनके लिए सही रहते हैं। उनको बस यही लगता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ही सही रहती हैं, या फिर जो रिजल्ट्स वहाँ पे हैं वही हमेशा सही रहते हैं। एक तो ये यहाँ पे हो रहा है। सेकंड, कोचिंग सेंटर वाले ना साथ साथ इमिग्रेशन का बिजनेस भी रन कर रहे हैं। वो, उनको पता लग जाता है कि आप कितना स्कोर कर सकते हो आपकी इंप्रूवमेंट देखकर, एंड फिर वो आपसे ही चाहते हैं कि अगर आप भाई हमारे साथ फाइल लगवाओगे, हम आपको इतना % डिस्काउंट देंगे। और पता क्या करते हैं, अगर उनको पता लगे कि इस बच्चे के ना 5.5 आ रहे हैं एक मॉड्यूल में, भाई हम तुम्हारा वीज़ा लगवा देंगे, तुम्हें दोबारा एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। कैसे इंप्रेस करते हैं लोगों को, देखो भाई हर एक बंदा ना प्यार का भूखा होता है। आपको बस वो 2-3 बार कहेंगे नहीं ब्रो, आप तो हमारे भाई जैसे हो, है ना, हमारे में कोई डिफरेंस है। तो मैं नहीं चाहता कि आप अपने पैसे वेस्ट करो, मैं आपकी सिचुएशन को समझ सकता हूँ। जब कोई पर्सन मुसीबत में होता है, तो अगर हम उसको थोड़ा सा भी सपोर्ट कर देना, उस बंदे को बस ऐसा लगता है कि भाई यही मेरे लिए अभी सब कुछ करेगा।
उस मोमेंट पे वो फ़ायदा उठाते हैं, 5.5 पे बच्चों का वीज़ा लगवाते हैं। कुछ का आ जाता है, जिनका नहीं आता उनका भाई ऑब्वियसली प्रोफाइल अच्छा नहीं रहता। एक तो उनको आइल्स की टेंशन हो जाती है, सेकंड भाई उनका वीज़ा नहीं आता, 5.5 पे अप्लाई कर देते हैं खुद ही, बिकॉज़ उन वो कहते हैं कि हम कर देंगे, हमारी अप्रूवल आई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अप्रूवल नहीं आती, बट रिस्क होता है। तो पहले तो वो ऐसे पैकेज ऑफ़र करते हैं, फिर अगर स्कोर नहीं आता तो आपको रिकमेंड करते हैं। फिर इवन ये भी कह देते हैं कि इस कंट्री में अप्लाई कर दो, अभी तो कनाडा सभी जा रही हैं, यहाँ पे जाओ, आगे जाकर यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होंगी। आपके फ्यूचर की कोई नहीं केयर करता, वो सिर्फ आपको ही फिगर आउट करना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ, अगर कोई भी कोचिंग सेंटर में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, अगर आपको अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, या हर दिन आपकी प्रॉब्लम बढ़ रही है, आपका स्कोर सेम रह रहा है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आइल्स का एग्ज़ाम ना सिर्फ आपको राइटिंग एंड स्पीकिंग में हेल्प लेनी पड़ती है। उसका रीज़न ये है बिकॉज़ उसमें सेल्फ स्टडी नहीं होती। स्पीकिंग के लिए कोई ना कोई आपको चाहिए कि आप इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर सको। राइटिंग में कोई ना कोई आपको चाहिए जो आपकी राइटिंग टास्क चेक करे। रीडिंग, लिसनिंग आप गाइस खुद इम्प्रूव कर सकते हो। एक बार बस आपको तरीका आना चाहिए कि इनको सॉल्व कैसे करना है, वो आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगा, वीडियोज़ चेक कर सकते हो। स्पीकिंग, राइटिंग कोई आपका फ्रेंड आपकी हेल्प कर सकता है, या फिर किसी टीचर से हेल्प ले सकते हो, किसी को आप जानते हो, या कई बार थोड़ा बहुत आप ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई प्रैक्टिकल स्टफ तो होता नहीं है। 1 महीने के लिए ज्वाइन कर लो, एंड रीडिंग, लिसनिंग में सेल्फ स्टडी जितनी करोगे उतना आपका स्कोर आगे आएगा। ये पूछता है डिस्कशन करवा देते हैं। रीडिंग की डिस्कशन ना कोई भी करवा सकता है। रीडिंग के आंसर्स गूगल पे मिल जाएंगे, एक्सप्लेन करो, उसमें कोई डिफिकल्टी थोड़ी आती है। कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं होती। जब मैं खुद स्टडी कर रहा था, तो मेरे कुछ क्वेश्चंस होते थे, तो मुझे टीचर क्या देते थे कि अनमोल तुम ना आधा घंटा पहले आ जाओ, हम तुमको बता देंगे अलग, मतलब पहले आधा घंटा तुम पहले आ जाओ, हम तुम्हें समझा देंगे। बट वो फेयर नहीं है। सभी स्टूडेंट्स को भाई सेम प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि आपको कितना आता है कितना नहीं, बट प्रायोरिटी हर एक स्टूडेंट को मिलनी चाहिए। किसी भी कोचिंग सेंटर में हो आप, अगर आपको 2 महीने हो चुके हैं, अगर मैं आपसे थोड़े से क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं ये भी कह दूं ना कि आपके सामने ये 5 स्टेटमेंट्स हैं, इनको पैराफ्रेज करूं, किसी को नहीं आएगा। मैं लिख कर कह सकता हूँ ये चीज़, मैं लिख कर कह सकता हूँ ये चीज़। एक चीज़ मैं और कर सकता हूँ, राइटिंग टास्क 2 में कुछ वर्ड्स रिपीट होते हैं। अगर मैं कहूँ ना कि अगर नंबर ऑफ पीपल लिखा है, इसको कैसे आप इसकी वेरिएशन बना सकते हो, इसको अलग वे में कैसे लिख सकते हो। बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये चीज़ पता है। इवन कुछ जो कॉमन वर्ड्स होते हैं ना, जो हम बार बार यूज़ करते हैं, वही लाइन्स आप रिपीट कर रहे हो, उससे कुछ अलग नहीं सीख रहे हो। मटेरियल आपको वो क्या प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेट पे मिल जाता है। मतलब हर कई बार हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता, वहाँ पे हमारा फॉल्ट नहीं है। जब हम किसी रॉन्ग पर्सन को फॉलो करते हैं, हमें प्रॉब्लम्स आती है, तो उस टाइम पे हम काफ़ी नेगेटिव हो जाते हैं। मैं मैंने अपना चैनल 2019 में बनाया था, तो मैंने ना बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सुना है। मैंने उनको उनकी उनके मैसेजेस रीड करे हैं। मैं रिप्लाई कर देता हूँ जब भी मुझे टाइम लगता है। तो कई बार मुझे मैसेज पढ़ के ऐसा लगता है कि सच में ये काफ़ी बड़ी चीज़ बन चुकी है आइल्स, कि कुछ बच्चों के एग्ज़ाम नहीं क्रैक हो पाता, कि उनको कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। तो यू नो मैं हमेशा बस यही सोचता हूँ कि ये एग्ज़ाम इतना मुश्किल नहीं है, इसका कोई ऐसा सिलेबस नहीं है। सेल्फ स्टडी इसमें आपको हेल्प करेगी आपका स्कोर बूस्ट करने में। जब तक आप लोगों के ओपिनियन जो होते हैं कि ईज़ी, डिफ़िकल्ट, जे सेंटर में जाओ, पहले ब्रिटिश आईडीपी का होता था, अभी सिर्फ आईडीपी रह गया है, तो और कोई चॉइस ही नहीं है। या फिर ये कहना है कि इस डेट को एग्ज़ाम बुक करो, यहाँ पे कोचिंग सेंटर में पैकेज मिलता है, उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं, वो सिर्फ मनी अर्न करने का तरीका है और कुछ नहीं है। अगर अभी तक आपको ये नहीं पता कि जो सेंटेंसेस होते हैं उनको रिफ्रेज कैसे करना होता है टास्क में, आइडियाज़ कैसे यूज़ करनी है, कितना एक्सप्लेन करना होता है, क्या फॉर्मेट होता है, या फिर जो इनफॉर्मल वर्ड्स है वो हमने नहीं लिखने। स्टूडेंट्स तो इसी चीज़ से इम्प्रेस हो जाते हैं कि अगर हमें टास्क 1 में BP1 BP2 में स्टार्टिंग में कोई लाइंस लिखवा दी, तो वो होते हैं इनफॉर्मल, बट उनको लगता है नहीं भाई इन्होंने तो हमें मटेरियल दिया है। टोटली रॉन्ग। इसके जो ये एग्ज़ाम है ना इसका, इसको आप आसानी से क्रैक कर सकते हो अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझो। अगर गलत तरीके से समझोगे, छोटी से छोटी चीज़ भी ना आपके लिए मुश्किल हो जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करा है, मैंने पर्सनली उनसे बात भी करी है। बस मैं यही चीज़ सोचता हूँ कि अगर उस सिचुएशन में मैं होता तो मुझे क्या फ़ील होता, राइट?
तो प्लीज़ आप ऐसे कोचिंग सेंटर मत ज्वाइन करो जो आपको इस चीज़ों में फंसाते हैं। कोई भी आपके पोस्टर पे लिखा, कोई भी वो लिखवा सकते हैं 7 बैंड, ओवरऑल 7.5 बैंड। मेरे फ्रेंड के ना स्पीकिंग में 7 बैंड आए थे, कोचिंग सेंटर वालों ने लिख दिया ईच 7, पोस्टर लगा दिया। उसको खुशी हुई, बट रियलिटी तो हमको पता है ना कि कितने आए हैं कितने नहीं आए हैं। सो हर बार आपका स्कोर मैटर नहीं करता, रिक्वायरमेंट्स हमने कंप्लीट करनी होती हैं। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं, लिसनिंग में उनका एग्ज़ाम में 8 बैंड आई, यहाँ पे उनको किसी पर्सन से बात करने में दिक्कत आती है। हज़ार बार तो वो पार्डन सॉरी कह देते हैं, या सॉरी आई डिडंट गेट इट, पार्डन ऐसे ऐसे बोल देते हैं। तो एक्चुअल में पता तब लगता है, कॉन्फिडेंस तब दिखता है जब आप किसी के सामने बोलते हो कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है। स्कोर हमेशा मैटर नहीं करता, बट हार्ड वर्क करो, सेल्फ स्टडी करो, रीडिंग में, लिसनिंग में जितनी कर सकते हो। स्पीकिंग राइटिंग की हेल्प ले सकते हो, बाद में उसकी प्रैक्टिस ही करनी है। क्यू कार्ड्स है वो फॉलो कर सकते हो। मैंने इतनी वीडियोस बनाई हैं, इतना सिलेबस कवर करा हुआ है, अगर आप उनको फॉलो करके सीख लेते हो ना, 7 से बैंड कभी कम नहीं आएंगे। बहुत बच्चों का रिजल्ट आया, कई बार मेरे पास टाइम नहीं होता पोस्ट करने का, मैं पोस्ट नहीं कर पाता, स्क्रीनशॉट्स मैं नहीं शेयर कर पाता, बिकॉज मुझे पता है कि रिजल्ट आता है, मुझे बार बार प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे खुद कहते हैं, उनका कमेंट आता है, स्पेशली वो शेयर करते हैं। एंड कई बार तो उनके पेरेंट्स से भी बात हुई है मेरी, उन्होंने बताया कि लाइक हमारे बच्चे के बैंड नहीं आ रहे थे, आपकी वीडियोज़ उनको फॉलो करा। तो एक्चुअली में हैप्पीनेस मुझे तब होती है जब आपका स्कोर आता है। नंबर ऑफ़ व्यूज़, मुझे कई बार ऐसा मैं नहीं सोचता कि मुझे व्यूज़ बहुत ज़्यादा चाहिए। खुशी मुझे तब होती है जब बच्चे कहते हैं कि हाँ जी हमारा स्कोर आया है। व्यूज़ तो ना किसी भी चीज़ पे आ जाते हैं, है ना? तो जब एक्चुअल में रिज़ल्ट निकलता है ना, उस चीज़ को हम सक्सेस कहते हैं। व्यूज़ तो आप कैसे भी ले सकते हो, कुछ भी बताकर, कुछ गलत टीच कर कर। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। एंड आपका क्या ओपिनियन है, आप अपने रिव्यूज़ भी कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हो, मैं सभी के कमेंट्स रीड करूँगा। सो कोई भी क्वेश्चन हुआ तो प्लीज़ आप ज़रूर पूछना। एंड कोई भी आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ, डेफिनेटली मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। सो थैंक यू अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड वन।